अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 11 जो हमारा चल रहा है इसके हम लोग CDP के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस सेट में CDP से रिलेटेड जितने भी टाइप क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम इंशाअल्लाह ताला एक इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की जो वीडियो उसमें हमने सेट 11 के रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब आज की इस वीडियो में हम लोग CDP के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सेट 11 में आए हैं पूरे के पूरे आज कवर हो जाए। ओके, देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है CDP से रिलेटेड। द एक्सपेक्टेशन सोसाइटी हैज़ दैट पर्सन विल एक्ट हीज हर एज रेफर्स टू, यानी एक आम समाज में वो शख्स अपनी उम्र के मुताबिक काम करेगा, इसे कहा जाता है। यानी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि समाज में जो भी, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, जैसा भी है, वो अपनी उम्र के हिसाब से एक्ट यानी उम्र के हिसाब से लोगों के साथ पेश आए। क्या उसका बिहेवियर, उसके काम, उसका जो बर्ताव है, जो भी उसकी थिंकिंग है समाज के अंदर, वो उसकी एज के हिसाब से हो, ऐसे लोगों की उम्मीद होती है। जब कोई बच्चा कोई बड़ों के जैसे काम करता है तो उसे भी टोका जाता है कि बहुत ज़्यादा उम्र से ज़्यादा बोलने लगा है या उम्र से ज़्यादा दिमाग चलने लगा है। ऐसी बहुत सी बातें हम सुनते हैं। या कोई बड़ा अगर उसकी उम्र के हिसाब से ऐसी हरकतें करता है जो छोटे बच्चों वाली होती है तो भी उसे टोका जाता है कि छोटे बच्चों जैसी हरकतें मत करो। यानी समाज की एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक उम्मीद होती है, या एक समाज जो है एक ये एक्सपेक्टेशन लगा देता है कि जो भी बच्चा है या जो भी पर्सन है वो उसकी एज के हिसाब से ही बिहेव करे, वैसे ही लोगों के साथ पेश आए, वैसे ही बातें करे, वैसे ही काम करे। तो इसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल एज कहा जाता है, सोशल एज कहा जाता है, साइकोलॉजिकल एज कहा जाता है यानी नफ्सियाती उम्र, या फिर हिस्टोरिकल यानी तारीखी उम्र कहा जाता है। तो देखिए, जब समाज की बात हो रही है कि समाज में बच्चा उसकी उम्र के हिसाब से बिहेव करे, तो जाहिर सी बात है इसे समाजी उम्र यानी सोशल एज कहा जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ अ परसिस्टेंस बिलीफ इन समथिंग विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी, यानी किसी ऐसी चीज़ के बारे में लगातार ऐसा यकीन जो हकीकत में मौजूद नहीं है। यानी ऐसा वहम हो जाता है हमें कि कोई चीज़ एक्चुअली वो हकीकत में मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो चीज़ वहाँ पर मौजूद है। जैसे रस्सी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है तो ऐसे लगता है अंधेरे में जैसे कि वो सांप है, या कोई चीज़ हिलती हुई नज़र आती है तो हमें लगता है कि वहाँ पर कोई है। तो इस तरह मतलब कोई चीज़ मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी हमको लगता है कि वो चीज़ मौजूद है, तो इसे क्या कहा जाता है? ओके, डिल्यूजन यानी नज़र का धोखा, इल्यूजन यानी शराब, हेल्यूसिनेशन यानी बजियान, या डिस्पोजिशन यानी तस्फियाँ। तो देखिए उसे नज़र का धोखा कहा जाता है, यानी कोई चीज़ हमारे नज़रों के सामने नहीं है लेकिन फिर भी हमें लगता है कि वो चीज़ मौजूद है, या फिर कुछ और चीज़ है और हमें कुछ और ही दिखाई देती है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी, कोई रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है और अंधेरे में हमें लगता है जैसे वो सांप है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नज़र का धोखा कहेंगे, क्योंकि हमारी नज़र का धोखा होता है वो कि एक्चुअल में कुछ और होता है और हमें कुछ और नज़र आता है। ओके, तो हकीकत में वो चीज़ मौजूद नहीं होती लेकिन लगातार हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे सामने मौजूद है जब तक कि हम उसको हकीकत में देख ना ले। तो इसे हम क्या कहेंगे? नज़र का धोखा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ लेगिटिमेट रीज़न फॉर फेलिंग स्टूडेंट, यानी मंदरजा झैल में से कौन सी तालिब इल्मों को नाकाम करने का जायज़ ज़रिया होगा। यानी इस बच्चे जो फेल हो रहे हैं या नाकाम हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, या मतलब कौन सा एक ज़रिया है जो तालिब इल्मों को नाकाम करेगा। तो टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स यानी म्यार को अगर हम बरकरार रखेंगे तो क्या बच्चे नाकाम होंगे? नहीं, इसकी वजह से तो जो तालीम का म्यार है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और बच्चे अच्छी से अच्छी या ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल कर पाएंगे। टू मोटिवेट स्टूडेंट टू ग्रेटर एफर्ट्स, यानी तलबा को मज़ीद नताइज के लिए हौसला अफजाई करना। यानी अगर किसी बच्चे ने कुछ काम किया है तो उसकी और ज़्यादा हौसला अफजाई अगर हम करेंगे कि हाँ तुमने अभी इतना किया है तो तुम इससे और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तो क्या इससे बच्चे नाकाम होंगे? नहीं, बल्कि बच्चों को और ज़्यादा तहरीक मिलेंगी और ज़्यादा अच्छा काम करने की, अच्छा रिजल्ट लाने की। ओके, टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी विद इन अ क्लास, यानी क्लास के अंदर तगय्युर को कम करने के लिए। यानी बच्चों के अंदर जो अलग अलग बच्चे आते हैं, अलग अलग उनका दिमागी लेवल अलग होता है, मेंटल एबिलिटी अलग होती है बच्चों की, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। इसे हम कहेंगे वेरिएबिलिटी, यानी हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। तो क्या इसको कम करने से जो है बच्चों का जो नाकाम है बच्चे वो ना उसकी वजह से नाकाम होते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं हम। नन ऑफ द अबव इज़ अ लेगिटिमेट रीज़न फॉर रिटेनिंग चिल्ड्रन, यानी मंदरजा बाला से कोई भी बच्चों को बरकरार रखने का एक जायज़ ज़रिया नहीं, यानी बच्चों को इनमें से एक भी ज़रिया नहीं है जिसके वजह से बच्चे नाकाम हो सकते, बल्कि इन सब की वजह से तो बच्चे मोटिवेट होंगे, उनको और ज़्यादा अच्छे काम करने की तहरीक मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बच्चों को नाकाम कराए। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द मेन लिमिटेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इज़, यानी कामयाबी की आजमाइश की बुनियादी हद क्या है, यानी एक खामी क्या है, खामी कह सकते हैं हम कि क्या लिमिटेशन है अचीवमेंट टेस्ट जो लिया जाता है, यानी बच्चों ने कितना अचीव किए, जो लास्ट में या क्लास टेस्ट वगैरह जो हम लेते हैं तो उसकी लिमिटेशन या उसकी खामियां क्या हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है टू मेक कॉम्प्लिकेटेड टीचिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी तालिब इल्मों की तालीम को बेहतर बनाने के लिए, पेचीदा तदरीस को आसान बनाने के लिए, यानी हम क्या करते हैं कि जो बच्चों का जो इम्प्रूवमेंट है उसको करने के लिए या बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट लेने से वो इम्प्रूव हो जाएगा, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है हम उनका टेस्ट लेते हैं और हमको ऐसे लगता है कि इसकी वजह से जो है हमारी जो टीचिंग है वो इम्प्रूव होंगी। तो अचीवमेंट टेस्ट से बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, यानी हम जो कॉम्प्लिकेटेड जो टीचिंग है हमारी उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते अचीवमेंट टेस्ट से। ओके, तो दीज टेस्ट कैन नॉट इंक्लूड अ नंबर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी ये टेस्ट सीखने के कई तजुर्बात को शामिल नहीं कर सकता। बिल्कुल ये भी एक इसकी खामी है कि अचीवमेंट टेस्ट यानी जो टेस्ट हम क्लास के अंदर लेते हैं तो इसके अंदर हम सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको डाल सकते हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारे तजुर्बात को हम शामिल नहीं कर सकते। इट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन इन ऑल द एजुकेशनल एरियाज इज़ हार्मफुल, यानी तमाम तालीमी मैदानों में इसको म्यारकारी नुकसानदा है, यानी इट्स स्टैंडर्डाइजेशन, यानी ये जो टेस्ट है जो क्लास में लिया जाता है वो इतना स्टैंडर्ड नहीं होता है, यानी उसकी बस हमने जो पढ़ाया हम हमारे हिसाब से ही वो टेस्ट लेते हैं, यानी वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होता है कि सभी बच्चे उसको कर पाए। टीचर अपने हिसाब से वो टेस्ट निकालता है। मतलब कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चों का डिफ़िकल्टी लेवल या बच्चे किस लेवल के क्लास के अंदर उस चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए टीचर ने क्या पढ़ाया कितना पढ़ाया बस उसी पर टेस्ट लिया जाता है, तो इसकी वजह से भी बच्चों को नुकसान हो सकता है। तो देखिए ये सभी जो है यहाँ पर इसके लिमिटेशन है, इसकी खामियां है जो अचीवमेंट टेस्ट क्लास के अंदर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव इसका जो है आंसर होगा कि सभी जो है यहाँ पर इसकी खामियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द इंस्टिंक्ट इन करस्पॉन्डिंग विथ इट्स इमोशनल रिएक्शन वंडर इज़, यानी उसके जज्बाती रद्द अमल के साथ ताल्लुक़ की जिबलत में हैरत है, यानी जो हैरत या जो वंडर है वो एक्चुअल में जो इमोशनल रिएक्शन हम देते हैं तो वो किसके अंडर आता है, यानी जो हैरत हमें होती है किसी चीज़ को देखकर या जब वंडर वाली फीलिंग आती है तो ये किसके अंदर आती है या किसका एक पार्ट है, ये जो इमोशनल हमारे जो फीलिंग्स होती है जो इमोशंस होते हैं तो इसमें हैरत या वंडर किसके अंडर में आता है या किसके अंदर या कौन सी इमोशनल फीलिंग्स के अंदर ये आता है। तो क्यूरियोसिटी यानी तजस्सुस के अंदर, जीन्स के अंदर, कॉम्बैक्ट यानी जंगी के अंदर या फिर फ़रार। तो यहाँ पर ये क्यूरियोसिटी में आएगा ना, जब कोई चीज़ की हमको हैरत होती है तो हम उसको हमें तजस्सुस हो जाता है वो जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या हुआ होगा या किस वजह से ऐसा हुआ होगा। तो क्यूरियोसिटी या एक तजस्सुस हमारे अंदर पैदा होता है। तो ये जो हैरत या वंडर है ये किससे रिलेटेड है, ये क्यूरियोसिटी से रिलेटेड यानी तजस्सुस से रिलेटेड है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग इज़ लीस्ट अडॉप्टेड बाय अ टीचर, यानी मंदरजा झैल दर्जे के तालीम में से कौन सा एक कम अज़ कम एक उस्ताद की तरफ से अपनाया जाना चाहिए, यानी मतलब इस टीचर की तरफ से कौन सा एक जो मेथड है यहाँ पर अपनाया जाना चाहिए, ऐसा इस सवाल में कह रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी तफहीम की सतह, मेमोरी लेवल यानी याददाश्त की सतह, थिंकिंग लेवल यानी सोच की सतह और इवेलुएशन लेवल यानी तशखीस की सतह। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चे को या टीचर को जो भी चीज़ें पढ़ाई और पढ़ी जा रही है अगर वो समझ में आ गई तो मतलब हमारी टीचिंग सक्सेसफुल हो गई। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो है पॉइंट होना चाहिए एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग इज़ लीस्ट अडॉप्टेड बाय अ टीचर, यानी कम अज़ कम कौन सा मतलब
एज अ टीचर हमें अपनाना चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल को हमें यहाँ पर अपनाना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इज इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट, यानी मंदरजा झैल नफ्सियाती तामीर में से कौन सा माहौल से मुतासिर होता है, यानी कौन सा साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट या नफ्सियाती तामीर ऐसी है जो माहौल उस पर असर करता है। तो इंटेलिजेंस यानी हमारी जहानत पर माहौल का असर होता है, फिजिकल ग्रोथ यानी हमारी जिस्मानी तरक्की पर माहौल का असर होता है, नेचर यानी हमारी फितरत हमारा बर्ताव जो है इस पर माहौल का असर होता है, और ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए इंटेलिजेंस यानी हमारी जहानत पर भी माहौल का असर होता है। जैसा माहौल बच्चे को मिलेगा वैसी उसकी जहनी कैफियत होगी, वैसी उसकी इंटेलिजेंस लेवल होगा। ओके, इसमें माहौल और मतलब हेरिडिटी इन्वायरमेंट दोनों का इन्फ्लुएंस होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि माहौल असरअंदाज नहीं होती है जहानत पर, किसी हद तक माहौल भी असर करता है जहानत पर, और फिज़िकल ग्रोथ पर तो करता ही है। अगर आप अफ्रीका और अमेरिका दो जगह के बच्चों को अगर देखेंगे तो उनके फ़िज़िकल जो डेवलपमेंट होगा उसमें आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि उनके माहौल की वजह से उनकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है उसी तरह से होता है। ओके, और नेचर यानी हमारी फितरत भी जो है माहौल की वजह से असरअंदाज होती है। हमारे नेचर पर, हमारे बिहेवियर पर, बर्ताव पर भी माहौल का असर पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्चार्ज ऑफ इमोशंस थ्रू वर्बल एक्सप्रेशन इज़ नोन एज, यानी जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारे जज्बात होते हैं, जब हम उनको वर्बल यानी जब हम उनको बोलकर अल्फाजों के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए जब हम ज़ाहिर करते, जैसे गुस्से में चिल्लाना, खुशी में भी जब हम खुशी वाली आवाज़ निकालते हैं, हंसते हैं, या जो भी हमारे जो इमोशंस होते हैं, जब हम ज़बान का इजहार करके या हम अल्फाजों का इस्तेमाल करके जब हमारे इमोशंस को, हमारे जज्बात को हम ज़ाहिर करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ओके, इमोशनल कैथारसिस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल आउटबर्स्ट या इमोशनल स्ट्रेस। तो देखिए स्ट्रेस तो नहीं हो सकता, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी बात भी यहाँ पर नहीं हो रही है। तो देखिए इसे जो कहा जाता है वो इमोशनल कैथारसिस कहा जाता है, यानी जब हम ज़बान का इस्तेमाल करके, अल्फाजों का इस्तेमाल करके हमारे जज्बात को ज़ाहिर करते हैं, चाहे वो खुशी वाले हो, गम वाले हो, हैरत वाले हो, जो भी इमोशंस है, तो यहाँ पर उसे क्या कहा जाएगा अगर हम अल्फाजों का या ज़बान का इस्तेमाल करके उसको ज़ाहिर करेंगे तो इमोशनल कैथारसिस उसे कहा जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच स्टेटमेंट्स फॉर अडोलेसेंट इज़ ट्रू, यानी सने बलूगियत के बारे में कौन सा सही है। अब अडोलेसेंस कब आता है, देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है इन्फेंसी। ओके, इन्फेंसी आता है, फिर चाइल्डहुड आता है। ओके, उसमें अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दो होते हैं। इन्फेंसी हमारा होता है 0 से 2 साल, फिर 3 से 6 साल जो है हमारा ये अर्ली चाइल्डहुड होता है, फिर लेटर चाइल्डहुड हमारा होता है 6 से 11 साल। और अडोलेसेंस कब आता है, ये 11 या 12, कहीं पर 11 दिया गया है, कहीं पर 12 दिया गया है, तो ये 11 या 12 साल से लेकर 14 साल तक जो होता है ये अडोलेसेंस होता है। ओके, तो अडोलेसेंस के बारे में कौन सी एक बात यहाँ पर सही है, तो अडोलेसेंस इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद टीन एज ईयर, यानी जो टीन एज के बच्चे होते हैं उन्हें हम अडोलेसेंस में शामिल करते हैं। तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि देखिए कहीं कहीं पर 12 से 14 या फिर 18 साल तक के जो बच्चे हैं जो टीन एज में आते हैं उन्हें भी हम एडोलेसेंस में ले सकते हैं, या एडल्टहुड 18 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें हम एडल्टहुड भी कहते हैं। तो 12 से 14 यानी जो टीन एज होती है वो एडोलेसेंस में आती है। तो एडोलेसेंस क्या है, टीन एजर्स इसमें आते हैं, तो बिल्कुल सही है ये। द एंड ऑफ एडोलेसेंस एंड द बिगिन ऑफ एडल्टहुड वेरीज बाय कंट्री एंड बाय फंक्शन, यानी बलूगत के साल का आगाज़ अलग अलग मुल्क के हिसाब से अलग अलग होता है। तो हाँ, मतलब कहीं की कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एडल्टहुड को 18 साल से किया है, कहीं पर 22 साल से किया है। मतलब एडोलेसेंस और एडल्टहुड का जो पीरियड है वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ओके, एडोलेसेंट एज इज मार्क वाई चेंजेस इन सेक्स ऑर्गन्स, हाइट, वेट एंड मसल्स मास एज वेल एज चेंजेस इन ब्रेन, यानी बलूगत की निशानी जिन्स के आज़ा की ऊंचाई, वज़न और पिट्ठे में वाई की तब्दीली होती है, साथ ही दिमाग में भी बदलाव होता है। तो जी हाँ, एडोलेसेंस के अंदर चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, बहुत सारे फिज़िकल और मेंटल जो चेंजेस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एडोलेसेंस से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर सही हैं, यानी ऑल ऑफ दी अबव इसका सही जवाब होगा।